ये जितना क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। टोटल मेरे बच्चों 15 क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का पूरा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा। आपको अलग से इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में मेरे बच्चों इतने सारे क्वेश्चन को कर लेंगे ना तो आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन का ना पीडीएफ भी आपको दूंगा। तमाशा बनाया था तुमने मेरे दिल के जज्बात को, मजाक भी उड़ाया था तुमने मेरे हर एक सच्ची बात को। अब बहुत हो गया चैन का नींद सोना, अब मेहनत होगी रात को, और देखना वो दिन भी आएगा जब तुम देखने के लिए तरस जाओगे अपने दरवाजे पर मेरी बारात को। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी, आप लोगों का फिजिक्स टीचर, और आप सारे स्टूडेंट्स का इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरे बच्चों हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं जल्दी जल्दी। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं उनको मैं पहले शॉर्टकट में बता दूं कि यह मेरे बच्चों चल रहा है क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पहले हर एक चैप्टर को वन शॉट करवा रहे हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला सीट, उसके बाद मेरे बच्चों उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी। इतना करने के बाद हमारा हर एक चैप्टर पे कमांड बहुत हो जाएगा और ऐसे चुटकी बजा के सारा क्वेश्चन बनाएंगे मेरे बच्चों। बस आप तैयार रहिए। चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का है। और मेरे बच्चों जो कि मैं हमेशा कहता हूं और कहना भी जरूरी है कि अगर आप पहली बार आए और आपको नहीं पता है ज्यादा डिटेल मेरे बच्चों, तो चलिए इस नंबर को मोबाइल में सेव करिए और मोबाइल में सेव करके इसके व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपना बोर्ड, ये दो चीज लिख के मैसेज करिएगा, ताकि हम लोग ऑटोमेटिक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज सके और आप लोग ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, ताकि पीडीएफ वगैरह आगे आपको मिलते रहे। साथ साथ में मेरे बच्चों एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा। अगर हिंदी माध्यम से है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है मेरे बच्चों, तो एमिंग हाई टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा, दोनों पे जुड़ जाइएगा। साथ साथ में प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप ना डिटेल कोर्स के लिए जरूर इंस्टॉल करिए। बहुत मतलब सारा कोर्स अगर पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छा से, तो एमिंग हाई ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और एक बात और, बहुत मेहनत लगता है भाई, वाह बहुत मेहनत लगता है। आशा करता हूं कि आप शेयर करिएगा और व्हाट्सएप पे स्टेटस में जरूर लगाइएगा, क्योंकि सारे बच्चे व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाते हैं। साथ साथ में मेरे बच्चों डिस्क्रिप्शन में पूरा क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट और सारा इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा। जैसे नोट्स वगैरह डाउनलोड करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव के एक लिंक में सब कुछ मिल जाएगा और वो एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए बताइए, जल्दी से शुरू करें पहला क्वेश्चन। आज मेरे बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल A to Z क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाइए सारे बच्चों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। तो कह रहा राइट द कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, पहले हर एक स्लाइड में ना आपको क्वेश्चंस रहेगा, देख लीजिए, ठीक है, और दूसरा स्लाइड में उसका आंसर। तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसका आंसर दिखा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं क्वेश्चन भी इसमें मैं समझा दूंगा आप लोगों को, इसी में क्वेश्चन वाले में मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद आंसर पढ़ के समझा दूंगा आप लोगों को, तो आपको लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए समझ समझ के पढ़ना शुरू करते मेरे बच्चों। क्या करा क्वेश्चन, पढ़िए। राइट द कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके मेरे बच्चों, दो चीज कह रहा है क्वेश्चन में, एक तो कूलॉम्स लॉ को लिखना है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, उसका लिमिटेशन लिखना है। मेरे बच्चों आप लोगों को पता है ना कि दो चार्ज अगर रखा हुआ है तो दोनों चार्ज के बीच फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए मेरे स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं कूलॉम्स लॉ। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आपके पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और दूरी पे रखा हुआ है। कूलॉम के नियम को बताना है, ठीक है, और उसकी सीमा क्या क्या सीमा है वो बताना है। तो एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 और दूरी पे रखा हुआ है अगर मेरे बच्चों, तो कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि दोनों के बीच जो बल लगेगा Q1 Q2 के बीच, ये समानुपाती होगा Q1 गुना Q2 का। आपको पता हो Q1 Q2 का जो मान है, उसका जो मेरे बच्चों मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण, उसके गुना का मतलब Q1 इंटू Q2 का समानुपाती होगा, और इसके बीच के दूरी जो R है ना, उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ला भा सा जा ना ता का सबको हटाइए, ये सब क्या है, अरे आपके पास दिल है महाराज, आप खुद सोचिए दिमाग से,
दिल है, दिमाग से सोचिए, ठीक ना। इसीलिए क्योंकि दिल तो कहीं और छुड़ने दिए हैं। आपके पास दिल है मेरे बच्चों, लेकिन दिक्कत है कि दिल आपके पास है कहां। वैसे दिल से सोचिएगा तो पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पास दिल नहीं है, दिल तो किसी और को दे दिए हैं। बच्चा आपके पास दिमाग, तो दिमाग से सोचिए, लेकिन कभी कभी दिल से सोचते हैं तो फिजिक्स ज्यादा समझ में आता है। लेकिन एक बात और है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किनके पास दिल है, किनके पास दिमाग है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और है मेरे बच्चों, जिसके पास दिमाग ना रहता है उनका फैक्ट है कि उनका दिल भी उन्हीं के पास रखा हुआ रह जाता है। जैसे कभी कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास सर दिल है सर, दिमाग ना है। तो ये भी जान लीजिए आप कि अगर आपके पास दिमाग ना है तो आपके पास दिल रखा हुआ रहेगा, आपका कोई ना लेगा। जिसके पास दिमाग ना रहता है ना, उसका दिल भी कोई ना लेता है, उसी के पास रखा रह जाता है। तो खैर मैं क्या कह रहा था, यहां समझिएगा, दिल से सोचिएगा कि आपके पास एक चार्ज Q1 Q2 R दूरी पर रख दी है मेरे बच्चों, और इस चीज को आप दिमाग से सोचिए कि आपको नहीं लगता है कि जितना बड़ा Q1 रहेगा, दोनों आवेश के बीच बल, दोनों चार्ज के बीच फोर्स उतना ही अधिक लगेगा, या जितना ज्यादा Q2 रहेगा, दोनों के बीच फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। यानी कि दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है मेरे बच्चों, वो Q1 Q2 का, देखिए मैं दिखा रहा हूं, Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये देखिए दोनों के बीच जो फोर्स होगा F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का। और दूरी, अगर सोचिए कि अगर चार्ज के बीच के दूरी को बढ़ाएंगे तो बल नहीं कमेगा, चार्ज के बीच के दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स कमेगा ना। तो वो जो होता है वो R के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यही होता है कूलॉम्स लॉ कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 का डायरेक्टली, R स्क्वायर का इनवर्सली। और आपको मुझसे ज्यादा बढ़िया से पता है कि यहां प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट एंट्री मारेगा, और वो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको K भी बोलते हैं। तो ये हो गया मेरे बच्चों K Q1 Q2 R स्क्वायर, ये कूलॉम्स लॉ। अब पूछ रहा है इसका लिमिटेशन मेरे बच्चों, देखिए अब पूछ रहा है कि इसका लिमिटेशन क्या है। कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशन, सीमा, परिसीमा। जानते हैं मजा का बात है कि कूलॉम्स लॉ ना ससुरा हमेशा ना लगता है। ऐसा मत सोचिए कि दो चार्ज पता हो, दूरी पता हो तो ये मान रख देंगे Q1 Q2 R और बल निकाल लेंगे, बोलेंगे ढिचक 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 ढिचक। ना जी ना जी ना जी ना। तो कूलॉम्स लॉ तब लगता है ना जब कुछ लिमिट को फॉलो करे, और उसका लिमिट, पहला लिमिट क्या है कि जिन दोनों आवेश के लिए हम कूलॉम का नियम लगा रहे हैं या कूलॉम्स लॉ लगा रहे हैं, तो वो दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश होना चाहिए दोनों को, दोनों समझ रहे हैं ना। इसलिए दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश होना चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि बिंदु आवेश के लिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपके पास एक लंबा सा रॉड है, ठीक, और आपके पास एक ऐसा चार्ज है, इसको रॉड को भी आपने चार्ज कर दिया, चा चार्ज, और इसको भी आपने चार्ज कर दिया, और चाहेंगे कि कूलॉम के, और दोनों नजदीक में दम रखा हुआ है, तो चाहेंगे कि कूलॉम के नियम से बल निकाल लें, तो फार्मूला तो लगा दीजिएगा सब चीज मान रख के, लेकिन आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए कूलॉम लॉ लगेगा ही नहीं। कूलॉम के नियम के लिए जो आवेश है ना, वो पहला तो मेरे बच्चों बिंदु आवेश होना चाहिए। बिंदु आवेश, बिंदु का मतलब होता है ना कि मतलब जो दोनों आवेश के बीच की दूरी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक ना। ऐसा कुछ मैं ज्यादा डिटेल यहां नहीं बताऊंगा, डिटेल कोर्स में पढ़ लीजिएगा, डिटेल में पढ़ना होगा तो ठीक है। तो पहला बिंदु आवेश। दूसरा लिमिटेशन होता है, मैं सब उधर नीचे लिख के दिखाता हूं उस साइड में। दूसरा लिमिटेशन ये होता है मेरे बच्चों कि आपका आवेश रुका हुआ होना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए आप कूलॉम का नियम लगा रहे हैं वो आवेश रुका होना चाहिए। और भी लिमिटेशन ये होता है ना कि आवेशों के बीच की जो दूरी है ये बहुत कम, एकदम ना के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना ना, कम से कम जो नाभिक के बीच का जो दूरी होता है ना, नाभिक के जो बीच का दूरी होता है, उस नाभिक के बीच के दूरी से बड़ा होना चाहिए मेरे बच्चों, न्यूक्लियस के बीच के दूरी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ लिमिटेशन होता है जो मैंने बता दिया। याद रखिएगा, कूलॉम्स लॉ पूछेगा, कूलॉम का नियम बताइएगा कि आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल का समानुपाती, और उसके बीच का जो दूरी है उसका भी उत्क्रमानुपाती, ना 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 ना, उसके दूरी के वर्ग, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का भी उत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए, ठीक है मेरे बच्चों, नोट करिए। चलिए इसको जल्दी से देखिए मेरे बच्चों, जल्दी इसको देखिए तो क्या कह रहा है, आपको दिख रहा है वही सेम चीज जो मैंने समझाया आप लोगों को, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा, मैं समझाऊंगा उसके बाद आंसर दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा, जो समझाऊंगा यही यहां लिखा रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
मतलब जो चार्ज का जो कंजर्वेशन होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत, वो क्या होता है। फिर कह रहा व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटमीकरण आवेश का, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सारा चीज डिटेल कोर्स में बढ़िया से पढ़ाए हैं बउआ, समझे ना, सारा चीज डिटेल कोर्स में पढ़े। बस अंतर इतना है ना कि कभी कभी बच्चे वहां से मेरे साइड हट के चले जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। डिटेल कोर्स एक बार पढ़ लीजिएगा ना कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको अलग बलग अगल बगल कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आते हैं इसके आंसर पे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। सबसे पहला कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक, अब इस बॉडी पे मान लीजिए आपका 20 कूलम का चार्ज है, तो आप इस बॉडी पे ना अलग से चार्ज उत्पन्न नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि 20 के बदले 60 उत्पन्न करें तो 60 नहीं उत्पन्न कर सकते इसमें, समझ रहे ना। हाँ ये जरूर है कि बाहर से अगर चार्ज देंगे, मान लीजिए 40 कूलम देंगे, तो आपका 20 से 40 मिलके बन जाएगा 60 कूलम, तब बन जाएगा। लेकिन आप चाहेंगे कि इस बॉडी में ऑटोमेटिक अपने आप उत्पन्न करें बिना कुछ किए हुए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते, बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम निर्माण कर सकते हैं, ना बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन एक वस्तु से दूसरा वस्तु में ना बस स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, ये कहता है। या फिर कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब जिसका किसी से कोई संपर्क ना हो, विलग सिस्टम, निकाय, विलग निकाय, कोई एक सिस्टम हो, आइसोलेटेड बॉडी मान लीजिए, ठीक है, जिसका किसी से कोई निकाय संपर्क ना हो, तो उसके लिए चार्ज कंजर्व रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए एक बॉडी ऐसे है, ठीक, इस पे चार्ज मेरे बच्चों 10 कूलम है, ठीक, और इस दूसरे बॉडी पे मान लीजिए चार्ज 20 कूलम, और दोनों को अगर मिला देंगे तो दोनों को सटा देंगे और ऐसे जो बॉडी बनेगा तो टोटल कितना हो जाएगा चार्ज, 30 कूलम ना। तो जितना शुरू में 10 20 30, तो यहां भी 30, 10 20 30, तो यहां भी दोनों को मिला देंगे तो टोटल आवेश कितना होगा 30। तो यही मेरे बच्चों कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कि ना तो चार्ज को बना सकते हैं, ना नष्ट कर सकते, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज शुरू में होता है वो बाद में होता है, ठीक है। हाँ, इसका अलग किसी से संपर्क कर देंगे तब तो खैर चार्ज उसमें अगर चला जाएगा, कुछ इसका चार्ज उसमें चला जाएगा, तब कैसे शुरू वाला बाद वाला बराबर रहेगा, तब तो संभव ना है। लेकिन अगर, अच्छा एक चीज और, जिस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। तो मैंने बोला आपको मेरे बच्चों की तब तो संभव नहीं, तो यहां 10 यहां 20 मिलकर 30 कूलम हो जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों, चलिए आपको यह समझ में आ गया अच्छे से। एक बात और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण का अर्थ क्या, जानते हैं क्वांटमीकरण क्या होता है। क्वांटमीकरण यह होता है कि कोई वस्तु पे जब आवेश उत्पन्न करते हैं तो क्यों आवेश उत्पन्न होता है, पहले ये बताइए। क्योंकि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, या तो बाहर जाता है या वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसीलिए वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो सोचिए तो कि अगर वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितना आवेश वस्तु पे आता है, 1 E O1 E, 2 निकलता है तो 2 E, 3 निकलता है तो 3 +3, 4 निकलता है तो +4 E, या आता है अगर एक इलेक्ट्रॉन तो -1 E, 2 आएगा तो -2 E, 3 आएगा तो -3, 4 आएगा तो -4 E। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या 2.5 E इलेक्ट्रॉन संभव है? ना, एकदम ना। क्यों? क्योंकि वस्तु से, बॉडी से 2.5 गो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। ये 3.8 E चार्ज संभव है नहीं, क्योंकि 3.8 गो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। तो क्वांटमीकरण यही कहलाता है आवेश का, कि किसी भी वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होगा ना, वो E का, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश E, उसका पूर्णांक गुणज होता है। ये जो आवेश जो होगा ना, जैसे मान लीजिए बॉडी है, तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितने का आवेश आएगा, 1 निकलेगा तो 1 E, 2 निकलेगा तो 2 E, 3 निकलेगा तो 3 E, 4 निकलेगा तो 4 E। या अगर मान लीजिए बॉडी में आता है तो 1 आएगा तो -1 E, 2 आएगा तो -2 E, 3 आएगा तो -3 -4 E। 2.5 E या मेरे बच्चों 3.5 E या 4.6 E या 4.6, ये सब मेरे बच्चों चार्ज संभव नहीं है, ये सब आवेश संभव नहीं है। तो यही कहलाता है क्वांटमीकरण की किसी भी वस्तु पे जो आवेश उत्पन्न होगा वो E का पूर्णांक गुणज होगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यही कहलाता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों बहुत बढ़िया से, यस, बहुत बढ़िया से, यस मेरे बच्चों, ठीक है।
और एक बात और, ये जितना क्वेश्चन है अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। टोटल मेरे बच्चों 15 क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का पूरा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा। आपको अलग से इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में मेरे बच्चों आप ना वीडियोज को शेयर करिएगा सारे दोस्तों को। देखिए आपका शेयर, आपका सपोर्ट, आपका लाइक बहुत जरूरी है। और इतने सारे क्वेश्चन को कर लेंगे ना तो आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन का ना पीडीएफ भी आपको दूंगा, लेकिन आप लोगों को उसके लिए क्या करना होगा कि मेरे बच्चों कम से कम ना 5 के व्यू आना चाहिए। शेयर करिए रगड़ के 5000 व्यू आ जाएगा तो जो टेलीग्राम चैनल है एमिंग हाई और एमिंग हाई हिंदी दोनों में मैं पीडीएफ दे दूंगा। और इस तरह से पीडीएफ दूंगा ना कि 1-1.5 पेज के अंदर पूरा आ जाएगा। मतलब इसमें तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, तो प्रिंट आउट करवाने में ज्यादा पैसा लगेगा ना। एकदम छोटा छोटा, मतलब कि छोटा छोटा आपको दिखे, एक ही पेज के अंदर सब डाल दूंगा। लेकिन प्लीज देखिए ऐसे भी मैं दे सकता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन शेयर किया करिए। आप लोग का शेयर सपोर्ट बहुत जरूरी है। कस के सारे फ्रेंड्स को शेयर किया करिए तो जल्दी से एक दिन में 5 के इस पे व्यू पहुंचा देना मेरे बच्चों। 5000 व्यू दम अल्ली कोस बंगाल में पहुंचा देना है। चलिए ठीक है, सपोर्ट जरूरी है भाई, किसी को भी सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 3 नंबर हाँ ये तो आंसर देख लीजिए आप, मैंने बता दिया इसको। पहला मैंने बताया मेरे बच्चों किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, जो मैंने बताया ना तो क्रिएट कर सकते हैं चार्ज को, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, देख लीजिए। और दूसरा मैंने बताया मेरे बच्चों क्वांटाइजेशन के बारे में। देखिए यहां से क्वांटाइजेशन लिखा हुआ है, यहां से अकॉर्डिंग टू, इसको आप पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, यहां गलती से लिखा गया, ठीक है, एक पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। हिंदी में भी वही है कि आवेश को न तो बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। और हाँ एक चीज और, क्वांटमीकरण में एक बात और मैं बताना भूल गया, ये देखिए जो अभी मैंने बोला, 1 सेकेंड, जो अभी मैंने बोला कि क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, एन नहीं बोला, क्यू की वैल्यू मैंने बोला ना कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक ही, 2 निकलेगा तो 2 ही, तो इसलिए फॉर्मूला आता है क्यू इक्वल टू एन। एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन करवाया हूं, आप एमसीक्यू देखे होंगे तो पता होगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा ताकि ग्रुप में जुड़े तो मैं लिंक वगैरह भेजते रहूं। तो क्यू इक्वल टू वही ना हुआ, एन की वैल्यू क्या होगा, इंटीजर में 1 2 3, 2.5 ही नहीं होगा या 3.5 संभव नहीं होगा, क्योंकि 3.5 को इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा या जाएगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी टूटता है। तो ई की वैल्यू जो होगा वो पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इन टर्म ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज। दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है ना, उसके आधार पर रिलेटिव परमिटिविटी यानी अपेक्षिक परावैद्युतता को बताना है, फोर्स के आधार पे। तो मैंने कई बार बताया है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, जैसे 2 आवेश है, ठीक है, और हमको पानी का, एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमको पानी का अपेक्षिक परावैद्युतता यानी रिलेटिव परमिटिविटी निकालना, ठीक है। तो 2 आवेश के बीच मेरे बच्चों हवा में जो बल लगेगा वो, और यही दोनों आवेश को पानी में रख देंगे सेम दूरी पर, तो पानी में जो बल लगेगा वो, सुनिए, पहले हवा में बल लगेगा वो वायु में, फिर वाटर में पानी में बल लगेगा वो, फोर्स लगेगा चार्ज के बीच वो, इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो पानी का हमारा रिलेटिव परमिटिविटी अपेक्षिक परावैद्युतता निकल जाएगा। क्या बोले सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं सर कि अगर मान लीजिए कोई माध्यम हलवा है और हलवा माध्यम का अगर हमको रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है सर, तो 2 आवेश के बीच हवा में लगने वाला बल डिवाइडेड बाय उस हलवा माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात होगा। हाँ बिल्कुल सही, यही समझे, यही मैं समझा रहा था कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालना हो तो 2 आवेशों के बीच एयर में लगने वाला बल और उस मीडियम में, उस माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात होगा, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों हम तेल का रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे तो 2 आवेश के बीच हवा में जो बल लगेगा और तेल में जो बल लगेगा दोनों का अनुपात कर देंगे तो यहां से तेल का हमारा रिलेटिव परमिटिविटी अपेक्षिक परावैद्युतता निकल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, कॉपी में नोट करिएगा। ओके चलिए मेरे बच्चों शेयर करिएगा, 5K का हम लोग एम रखते हैं, मेरे शेयर पूरा होगा जी, 5K का एम रखते हैं, 5000 का हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर देखिए वही कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी, आल्सो राइट डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा परमिटिविटी का SI यूनिट क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो परावैद्युतता होता है ना अपसलन, इसका SI यूनिट। देखिए SI यूनिट निकालने के लिए मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि किसी भी चीज का जब यूनिट निकालना हो ना
तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फायदा, अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा ना उसका, तब फॉर्मूला में सबका मात्रक रख के उसका मात्रक निकाल लीजिए। नहीं समझे? जैसे देखिए, आपको पता होगा कि आवेशों के बीच जो बल लगता है ये 1/4 पाई परमिट्टिविटी होता है, इसी का पूछ रहा है मात्रक, या परावैद्युतता होता 1/4 पाई परावैद्युतता Q1 Q2/r²। तो इसमें क्या करिए ना कि इसको छोड़ के बाकी सबका मात्रक रख लीजिए और इसका निकाल लीजिए। जैसे देखिए F है बल, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। 4 O1 तो 1 है, ऊपर में कोई संख्या, इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा। 4 पाई भी एक संख्या, उसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। इसको काट देते हैं 4 पाई को। अब एप्सिलॉन का हमको मात्रक निकालना है तो इसको छोड़ दिए। ऊपर में आवेश है Q और ये भी Q, तो Q का कूलम, इसका भी कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। और नीचे में डिस्टेंस R, तो R का होता है मीटर, तब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये बताइए? सॉल्व कर लेंगे यहां से एप्सिलॉन का अगर मात्रक निकालें तो ये इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में बाहर चल जाएगा। तो कूलम स्क्वायर में नीचे आ जाएगा न्यूटन और नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगा यही। या तो ऐसे छोड़ दीजिए या लिखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये मात्रक होगी एप्सिलॉन का। और रही बात डायमेंशन फार्मूला बीमा का, तो बीमा पे तो खैर एक क्लास लाऊंगा आगे जाके। बीमा पे डायमेंशन पे क्लास चाहिए कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चाहिएगा तो मेरे बच्चों क्या करूंगा कि सारे चैप्टर में जितना भी डायमेंशन फार्मूला है सबको एक ही क्लास में बता दूंगा, एक ही वीडियो के अंदर। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? जी सर। अच्छा, इसका बीमा पूछ रहा है मेरे बच्चों, तो बीमा भी ऐसे ही निकलता है। बल का बीमा रखिए, आवेश का बीमा रखिए, दूरी का बीमा रखिए और सब का बीमा रख के बीमा आप निकाल लीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूं। यहां पे देखिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन है मेरे बच्चों, और क्या है Q1 Q2/r²। तो बल का बीमा क्या होता है ये बताइए? तो बल का बीमा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, आप लोगों को पता है। तो इसका होता है, ये होता है मेरे बच्चों बल का बीमा। ठीक है, तो इसका बीमा रखिए, नीचे में एप्सिलॉन का छोड़ दीजिए, इसका बीमा तो नहीं पता है हमको, इसी का निकालना है। ठीक है, नीचे में एप्सिलॉन का बीमा, एक सेकंड, हाँ नीचे में एप्सिलॉन का बीमा निकालना छोड़ दीजिए। ऊपर में चार्ज इंटू चार्ज है, तो चार्ज का जो बीमा होता है करंट इंटू टाइम IT, और दूसरा जो चार्ज है उसका भी बीमा हो जाएगा IT। ठीक है, और नीचे में डिस्टेंस है तो इसका बीमा हो जाएगा L²। अब यहां से एक सेकंड, L²। अब यहां से क्या करिएगा यार, हाथ में लंगड़ा गया है। अब एप्सिलॉन को इधर रख देंगे, इसको इधर भेज देंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर दिखा देता हूं। बीमा का क्लास लाओ या ना लाओ, एक एक बच्चा बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एक एक स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पे चलता हूं, लीजिए जल्दी, ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहां पे लिखा हुआ है मेरे बच्चों कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर यूनिट भी, और बीमा भी लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा आप वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताइए, अगला क्वेश्चन क्या लगता है? जानते हैं आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने एक बार पढ़ाया भी था इस क्वेश्चन को, MCQ में सेम क्वेश्चन था। क्या कह रहा है पढ़िए, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेज इज प्लेस्ड इन मीडियम, यानी 2 बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा हुआ है। ठीक, इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेज, जो मीडियम का एप्सिलॉन R है ना वो बढ़ रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है अपेक्षिक परावैद्युतता जो है उसका बढ़ रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा आवेशों के बीच, चार्ज के बीच, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात, अपेक्षिक परावैद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगा तो फोर्स हमारा कमेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हवा के लिए होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। यही तो हवा के लिए बल का फॉर्मूला होता है ना मेरे शेर, देखिए तो यही ना होता है। आवेश हवा में रखा रहता है तो 1/4 Q1 Q2/r² जी। लेकिन वही आवेश अगर हवा के अलावा कोई दूसरा माध्यम में रखा जाता है तो इसमें एक और चीज इंटू हो जाता है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन R। नहीं, देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R भी इसमें इंटू हो जाता है, देख रहे हैं? तो यही होता है फार्मूला बल का। तो यहां से पता चलेगा कि जो बल होता है मेरे बच्चों, देखिए खुद आप यहां से देखिए कि जो बल है, ये बल वो एप्सिलॉन R का, यानी अपेक्षिक परावैद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी का व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख रहे हैं ना, जो F है वो एप्सिलॉन R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। तो आप खुद सोचिए कि एप्सिलॉन R जब बढ़ेगा नीचे वाला तो ऊपर में बल क्या होगा? घटेगा। ऐसे सोच सकते हैं आप, तो यहां से ये देख सकते हैं। चलिए दिखाता हूं इसका, सॉरी इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि F जो होता है एप्सिलॉन R का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, देखिए ये जो एप्सिलॉन होता है इसको बोलते हैं वायु का परावैद्युतता, और मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर,
और ये एप्सिलॉन आर है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये ध्यान रखिएगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी अपेक्षिक परावैद्युतता बढ़ेगा तो बल हमारा घटेगा। इसमें देख लीजिए आंसर आपके सामने लिखा हुआ, मेरे बच्चों पढ़ लीजिए, वही जो मैंने बताया आप लोग को पढ़ लीजिए, सेम चीज कि बढ़ाएंगे तो घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बोलिए कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल होता है एफ, ये एप्सिलॉन आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए मेरे बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, आ गया सुपरपोजिशन। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, जानते हैं तो बताइए। मैं टाइम देता हूं मेरे बच्चों, वीडियो को पॉज करके टाइप करें, लेकिन टाइप करिए इसका आंसर अगर जानते हैं तो। क्या होता है, दो आवेशों के बीच हम लोग कूलॉम बल निकालते हैं ना, कि दो आवेशों के बीच जो कूलॉम बल होगा और वो मेरे बच्चों के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच निकालते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करके। जी सर, तो ये जो है ना सुपरपोजिशन, ये सुपरपोजिशन, ये दो से अधिक चार्ज हो तो उसके बीच मेरे बच्चों फोर्स निकालने के लिए यूज होता है। दो से अधिक आवेश हो ना तो उसके बीच बल निकालने के लिए सुपरपोजिशन यूज होता है, समझे। जैसे मान लीजिए सुपरपोजिशन क्या कहता है, देखिए मैं समझा देता हूं अच्छे से, एक बार ऐसे समझाया हूं कि मान लीजिए आपके पास यहां पे कोई आवेश Q0 है, ठीक, Q0, और यहां पे मेरे बच्चों Q1 आवेश है। जी सर, Q1 है, और यहां Q2 है, ठीक, यहां Q3 है, और यहां पे मान लीजिए Qn है। देख लीजिए डिटेल क्वेश्चन पढ़ाया हूं, Q1 है, Q2 है, Q3, और यहां पे मान लीजिए Qn है। और आपको इस Q0 पे कुल बल निकालना है, कुल फोर्स निकालना है। तो इस Q0 पे फोर्स सिर्फ Q1 लगाएगा, या सिर्फ Q2 या Q3 या Qn, या सारा बेस इस Q0 पे बल लगाएगा, जल्दी बताइए। हाँ, Q0 पे सब लगाएगा। देखिए जो Q1 है वो भी धक्का देगा, अगर सब प्लस प्लस है तो इस बल का नाम है F1 दे देते हैं। Q2 है, ये भी बल लगाएगा, F2 नाम दे देते हैं इस बल का। Q3 है मेरे बच्चों, ये भी बल लगाएगा, F3 नाम दे देते हैं इस बल का। और इधर जो Qn है ये भी बल लगाएगा, इसका नाम हम Fn दे रहे हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि जो इस Q0 पे कुल बल जो होगा ना, कुल बल जो लगेगा, वो जो Q1 बल लगाया F1, Q2 बल लगाया F2, या ये लगाया F3 Fn, सबका सदिश योग होगा। सुनिए फिर से क्या कहता है। मान लीजिए कि आपके पास दो आवेश है, तो बल निकालना होता है, कूलॉम का नियम लगाते हैं। लेकिन दो से अधिक आवेश हो तो उस समय किसी भी आवेश पे बल निकालना हो तो किसी भी आवेश पे इसको छोड़ के बाकी सब आवेश इस पे बल लगाएगा। जैसे Q0 पे अगर बल निकालना है तो Q1 भी लगाएगा, Q2 Q3 Qn सब लगाएगा। तो इस पर जो कुल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, और वो Q1 Q2 Q3 सब जो फोर्स लगाएगा सबका सदिश योग होगा, वेक्टर सम। यही कहता अध्यारोपण का सिद्धांत। ये देखिए आंसर दिखाता हूं, पढ़िए, देखिए वही कह रहा। फिगर छूट गया मेरे बच्चों, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। फिगर में वही वाला सेम ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए ऐसे करके कि ये आपका Q0 है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, और ये आपका मेरे बच्चों Qn है, ठीक है। तो Q1 भी बल फोर्स लगाएगा, F1 नाम दे देते हैं, Q1 जो फोर्स लगा रहा है उसका। ये भी फोर्स लगाएगा, उसका नाम मैं F2 दे देता हूं, ये जो फोर्स लगाएगा उसका। और ये जो फोर्स लगाएगा उसका नाम मैं Fn दे देता हूं, Fn, ठीक है। ये चार्ज हमारा Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो जो कुल फोर्स होगा वो F1 F2 और Fn सारे फोर्स का सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। वेक्टर सम, सिंपल जोड़ नहीं, सिंपल अलजेब्रा का जोड़ नहीं, वेक्टर सम के बराबर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं इसके बाद। मजा आ रहा है बच्चों? लाइक किए बगैर मत जाइएगा, व्यूज आ जाता है, व्यूज लोग ले आते हैं शेयर करके, लाइक कम होता है, इसलिए सारे बच्चे लाइक करेंगे। आपका लाइक सपोर्ट ही सबसे बड़ी चीज होती है। व्हिच फोर्स इज ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कौन फोर्स बड़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स? तो ऑब्वियस सी बात इलेक्ट्रिक फोर्स। कई बार मैंने बोला है कि कई गुना बड़ा होता है, लगभग 10 का पावर 42 42 गुना बड़ा होता है, ठीक है।
और इसका अनुपात निकालना है। तो ये तो मेरे बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी था सेम क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक निकाल के बस ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स? तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1E Q2E बाई आर स्क्वायर, यही ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो क्यों देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रॉन के पास मास भी तो होता है ना। इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg मास भी तो होता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, पता होगा आपको। गुरुत्वाकर्षण बल होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो दोनों का मान रख दीजिए, यहां से सॉल्व कर लीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर आया Gm1m2, G का मान पढ़े होंगे 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, K का मान पढ़े होंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, दोनों पुट कर दीजिएगा दोनों जगह। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी मैंने बताया 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। तो सब पुट पाट करके निकाल लीजिएगा। तो ऑब्वियस सी बात इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर दिखा देता हूं, ये देखिए। चलिए आंसर देख लीजिए। आंसर वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल में उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से काफी वैद्युत बल जो होता है काफी बड़ा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स काफी बड़ा होता है। उसका ये सॉल्व करके मेरे बच्चों रेशियो वगैरह जो भी निकाला हुआ है, ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे में इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो वही सॉल्व वगैरह करके जो भी रेशियोज वगैरह जो भी निकालना है वो निकाला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम एट डिस्टेंस r, ठीक है, 2 चार्ज को r दूरी पर रखे हैं। देन फोर्स बिटवीन देम इज F, यानी 2 आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है और उसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है। अब कह रहा है अब हम क्या करें कि आवेशों के बीच की दूरी क्या करें, यानी कि डिस्टेंस हम चार्ज के बीच को बढ़ा या घटा रहे हैं। चार्ज है उसके बीच के दूरी को या तो बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। तो कह रहा है क्या करें ताकि उसके बीच लगने वाला बल F से बढ़ के 3F हो जाए, या F जो शुरू में लग रहा था उससे कम के F/3 हो जाए। अच्छा, ये डायमेंशन चेंजिंग क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ में मैंने करवाया था, वही का क्वेश्चन है। 2 आवेश है, उसके बीच बल वगैरह सब कुछ दे दिया है। कह रहा है कितना दूरी करे ताकि बल हमारा बढ़ के 3F हो जाए। चलिए मैं बना देता हूं, फिर उधर सॉल्यूशन दिखा दूंगा। देखिए, तो पहले हम इसमें लिखते हैं शुरू में मेरे बच्चों, बताइएगा शुरू में एक आवेश हमारा मान लेते हैं Q1, यस, दूसरा आवेश हमारा Q2 है, बीच का दूरी R है। तो बताइए इसके बीच लगने वाला बल F कितने का होगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होगा ना। शुरू में जो F बल दिया हुआ, ये देखिए शुरू में F दिया है, तो Q1 Q2 आवेश मान लिया, बीच का दूरी R मान लिया, तो ये बल होगा। अब कह रहा है कि कितना दूरी कर दें ताकि बल F से बढ़कर 3F हो जाए, तिगुना हो जाए। तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। यानी कि अब हम दूरी को R' बाद में, शुरू में हो गया बाद में जो पूछ रहा है। तो एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और बीच का दूरी पूछ रहा है, मान लेते हैं R', बीच का दूरी R'। अब बल जो F था वो बढ़ के अब जो बल होगा वो 3F के बराबर हो गया। बल 3F कितना होगा? K Q1 Q2 बाई R' का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। देखिए पहले Q1 Q2 R दूरी था तो बल F के बराबर था, अब Q1 Q2 और दूरी R' मान लिया, बल 3F के बराबर दे दिया है। तो कुछ नहीं, यहां से F का मान पुट करके R' निकाल लीजिए। देखिए 3 हो गया 3, F वाला यहां मान पुट करिए। F का वैल्यू कितना है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही है ना F का मान, यस, इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R' का स्क्वायर। ये देखिए हो गया, K Q1 Q2 से K Q1 Q2 चला गया मेरे बच्चों, यहां से R' का स्क्वायर इधर चल जाएगा तो R' का स्क्वायर इधर जाएगा तो R स्क्वायर बाई 3, और यहां से R' अगर निकालेंगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा R बाई √3, स्क्वायर को इधर करेंगे तो हो गया आंसर। शुरू में दूरी R था, अब दूरी करना पड़ेगा R बाई √3। ऐसे ही दूसरा वाला बनाइएगा, सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं। पहले ये वाला सेम लिखाएगा, दूरी को R' मानिएगा, बस बल के जगह पर जो 3F मैंने लिखा, दूसरा में बल हो जाएगा F/3 और F का मान वहां भी पुट कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, √3 R आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे ना क्वेश्चन। शुरू में Q1 Q2 आवेश मान लिए, दूरी हमारा R दिया हुआ था, बल हमारा फोर्स हमारा F दिया था, निकाल लिए। अब कह रहा है कि कितना दूरी कर दे, तो R' दूरी मान लिए ताकि बल 3F हो जाए।
तो 3f r डैश दूरी और f का वैल्यू पुट करके यहां से r डैश निकाल लिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया। देख लीजिए सॉल्यूशन वही चीज लिखा हुआ है सेम जो मैंने अभी आपको बताया, सेम सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देख लीजिए सेम चीज, ठीक है ना। यस, देख लीजिए पहले दूरी q1 q2r माना, अब बाद में मेरे बच्चों दूरी को r डैश मान लिया। ये x, इसमें x माने हैं दूरी को, बाद में q1 q2, ठीक है, दूरी को मेरे बच्चों x माने हैं, x, तो x निकाल लिए बाद का दूरी, x इक्वल टू r बाई रूट 3, यहां r√3 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए मेरे बच्चों, ये सही है, सॉरी नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, x स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है वैद्युत क्षेत्र में कि हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र का मजबूती अलग अलग होता है, कहीं पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। अब कह रहा राइट इट्स एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एस लिखिए, और इच इट वेक्टर और स्केलर, ये सदिश है या अदिश है दोनों, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में उसका तीव्रता बताना है। तो मैंने कई बार पढ़ाया है बच्चों को क्लास में कि मेरे शेर, मेरे लॉयंस, मेरे बहादुर, कि कहीं भी अगर वैद्युत क्षेत्र है और किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि कहीं पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा हो सकता है और कहीं दूसरे जगह पे वैद्युत क्षेत्र कम हो सकता है, तो किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उस जगह पे +1 कूलॉम का चार्ज रखा जाता है, और उस 1 कूलॉम पे जो बल लगता है ना, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। कुछ कुछ याद आ रहा है धुंधला धुंधला, कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना हो तो वहां +1 कूलॉम का आवेश रखिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये मेरे बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र है, देख रहे हैं जी सर, देख रहे हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र में मेरे बच्चों किसी जगह पे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां पे +1 कूलॉम का आवेश रखेंगे, और इस +1 कूलॉम पे जो फोर्स लगेगा या जो बल लगेगा उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। आपको पता होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो 1 कूलॉम पे लगने वाला बल को कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और मैंने कई बार फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि F इक्वल टू Q इंटू ई, फार्मूला पढ़ा होगा, डिटेल में पता चलेगा। तो यहां से E की वैल्यू आ जाती है F/Q, और यहां से मात्रा की भी देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का, आपको पता होगा, देखे होंगे कि बल का हो जाता है न्यूटन और आवेश का कूलॉम पता होगा ना बच्चों, ये देखे हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था मैंने। तो बल का न्यूटन, आवेश का कूलॉम, तो या न्यूटन पर कूलॉम ऐसे बोलिए या न्यूटन पर कूलॉम वैसे बोलिए। और एक और इसका एक मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है वैद्युत क्षेत्र का, दोनों एक ही मात्रा के, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर। ऑब्वियस सी बात, इसके पास दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, तो वेक्टर है, सदिश है। ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना हमारा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पता होगा कि अगर प्लस चार्ज कहीं है तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और माइनस अगर है तो माइनस है तो माइनस से निकलता नहीं बल्कि माइनस में आता है। चलिए, तो दिशा इसके पास होता है। नोट करिए इस चीज को, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसके बाद इसका आंसर दिखा देता हूं, उसे भी देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। चलिए मेरे बच्चों, ये देखिए, इसका वही सेम चीज जो मैंने बताया कि कहीं भी वैद्युत क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी निकालना है तो +1 कूलॉम रख दीजिए, उस पर जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे कहीं पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 20 न्यूटन पर कूलॉम है, इसका मतलब क्या कि वहां 1 कूलॉम का अगर चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स हमारा 20 न्यूटन का लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को करवा रहा हूं। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर पढ़िए। 10 में कह रहा है राइट गॉस थ्योरम, ठीक है जी, गॉस थ्योरम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। अच्छा, पहले तो गॉस प्रमेय को लिखने के लिए कह रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि राइट गॉस थ्योरम को लिखिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि गॉस थ्योरम का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, वैद्युत फ्लक्स। जैसे हमारे पास कोई भी, पहली बात तो मैंने बताया था कि जब भी कोई बंद सतह हो और उस बंद सतह से फ्लक्स निकालना हो, समझिएगा, उस बंद सतह मतलब कि जैसे चारों ओर से बंद क्या होता है, गोला चारों ओर से बंद होता है, स्फीयर।
या जो क्यूब होता है, घर 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 घर, चारों ओर से क्या है, बंद। तो अगर कोई भी बंद सतह हमारे पास ऐसे है और इस बंद सतह से फ्लक्स निकालना है, तो मान लीजिए कुछ आवेश इस सतह के अंदर है, जैसे Q1 अंदर है, Q2 बाहर और Q3 भी मान लीजिए अंदर है। कुछ आवेश कुछ भी बाहर है, कुछ अंदर है। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि इस बंद सतह से जो वैद्युत फ्लक्स पास करेगा, बंद सतह से जो वैद्युत फ्लक्स पास करेगा मेरे बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा किसका, सॉरी वैद्युत फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा ये बराबर होगा अंदर में बंद आवेश, जो उसके अंदर बंद चार्ज है, सरफेस के अंदर बंद चार्ज, उसका A1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे पास करेगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो अंदर में बंद चार्ज का, इस सरफेस के अंदर बंद चार्ज कितना बंद है, बाहर वाले से कोई लेना नहीं है, अंदर वाले से। तो अंदर में जितना चार्ज बंद है उसका 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम, नहीं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अंदर में बंद चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, ठीक है। ये होता है गॉस थ्योरम। अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। कोई भी चार्ज कंडक्टर अगर कर देते हैं मेरे बच्चों, तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल होता है विभव, वो हर जगह समान होता है, एक समान। जैसे एक जगह अगर 2 वोल्ट है तो हर जगह 2 वोल्ट रहेगा। और सतह के विभव पोटेंशियल के बराबर होगा। जैसे सरफेस पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है मान लीजिए, तो सरफेस पे हर एक जगह पे पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा, अंदर में भी हर एक जगह पे 2 वोल्ट होगा। पोटेंशियल भी की बात करो, विभव की बात। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैद्युत क्षेत्र, वो चालक के अंदर 0 होता है। चलिए मेरे बच्चों देख लीजिए, वहीं लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, न्यूटन पर कूलॉम इज ए यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी। देखिए पढ़िए 11 नंबर, न्यूटन पर कूलॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। आई माई जी, अभी ना देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल टू F/Q में, क्या यह वोल्ट पर मीटर के बराबर है। हाँ अभी मैंने बताया कि न्यूटन पर कूलॉम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर तो वैद्युत फ्लक्स का होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर कह रहा हूं। न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है, क्लियर ना। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए आंसर देख लीजिए इसका, 1 सेकंड मेरे बच्चों पढ़ लीजिए। देखिए वही लिखा हुआ है, लिखा दोनों एक समान है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है दोनों समान है, दोनों एक जैसा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगर इधर वाला पार्ट ना दिख रहा होगा तो इधर कहीं नीचे में दिखा दूंगा, देख लीजिएगा, या छोटा बड़ा करके कुछ भी पढ़ देता हूं मैं। करंट यहां देखिए, न्यूटन पर लिखा हुआ है, न्यूटन पर कूलॉम इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। न्यूटन पर कूलॉम इज सेम एज वोल्ट पर मीटर बिकॉज बोथ बोथ आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। हिंदी में न्यूटन पर कूलॉम वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का SI मात्रक है। न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर एक समान है क्योंकि दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का SI मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, पढ़िए जल्दी से, देखिए तो 12 नंबर क्या कह रहा है। वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करिए, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करिए, इसका SI मात्रक लिखिए। मैंने कितना बार आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया है ना, कि अगर पहली बात मैंने क्या पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, याद करिए कि अगर कोई आवेश है, ठीक, चार्ज है, और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो किसी बिंदु पे निकलता है। जैसे इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन अगर फ्लक्स निकालना तो वो किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से नहीं निकलता है, वो किसी सरफेस से निकलता है। जैसे कोई सरफेस है तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो निकलता है। और फ्लक्स होता क्या है कि कोई भी सरफेस है तो इससे जितना भी वैद्युत बल रेखा का संख्या लंबवत दिशा में पास करता है, जैसे सतह है तो इससे जितना भी वैद्युत बल रेखा का संख्या लंबवत दिशा में पार करता है, उसी संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे कोई सरफेस है तो सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको नापते कैसे हैं,
कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो भी मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई सतह है, ये देखिए, अगर आपके पास कोई सतह है तो इस सतह पे क्षेत्रफल सदिश लंबवत दिशा में होगा मेरे बच्चों। ये देखिए, अगर आपके पास कोई सतह है तो इस सतह पे क्षेत्रफल सदिश लंबवत दिशा में होगा और वैद्युत क्षेत्र कहीं तिरछे होगा। सही बोला क्या? देखिए, इस सतह पे क्षेत्रफल सदिश कहीं ऐसे होगा लंबवत और वैद्युत क्षेत्र कहीं तिरछे होगा मेरे बच्चों। और दोनों के बीच का कोण मान लीजिए थीटा है। मान लीजिए वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं तिरछे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं तिरछे, और जो क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। तो जो वैद्युत फ्लक्स जो कैलकुलेट किया जाता है, जिसको फाई से दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों का डॉट गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी सरफेस से परपेंडिकुलर में जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वैद्युत बल रेखा का संख्या गुजरता है ना, उसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, और नापते हैं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट गुणनफल से, डॉट प्रोडक्ट से। देख रहे हैं आप? आपको दिख रहा होगा जी सर। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? अभी मैं बता रहा था कि वोल्ट मीटर होता है। देखिए कैसे, वैद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर, वैद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एरिया का मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, वोल्ट मीटर बच गया। या दूसरा तरह से इसका मात्रक और लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन पर कूलम, क्षेत्रफल एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, यहां कूलम का पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए आंसर यहां, ये देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। इसका या लिख देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, और इसको निकालते हैं कैसे, वैद्युत क्षेत्र E और एरिया वेक्टर S, वहां पे A से दिखाया था एरिया वेक्टर, अभी जो मैं समझा रहा था, और यहां S से दिखाया, दोनों के डॉट गुणनफल से, डॉट प्रोडक्ट से। चलिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, जल्दी से देखिए 30 नंबर मेरे बच्चों, रुकना नहीं है, पढ़िए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वैद्युत बल रेखा क्या इसका गुण लिखे। फिर कह रहा है दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी कट क्यों नहीं करता। देखिए समझिए, मैं समझाता हूं वैद्युत बल रेखा क्या होता है। तो कहीं भी वैद्युत क्षेत्र यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैं समझा रहा हूं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, दिशा को, डायरेक्शन को दिखाने के लिए ना हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये जगह है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक, यहां पे वैद्युत क्षेत्र इधर है, इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र इधर है, और इस बिंदु पे इधर, और इस बिंदु पे इधर है। तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चों कि अगर हमें डायरेक्शन दिखानी है या वैद्युत इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला देंगे ऐसे, और यही हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहला जाएगा, ठीक है। इसका बहुत सारा गुण होता है, जैसे कभी कट नहीं करता है, धन प्लस चार्ज से स्टार्ट होगा मेरे बच्चों और माइनस पे जाकर के खत्म हो जाएगा। ये देखिए, प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस पे खत्म हो जाएगा, इस तरह से होता है मेरे बच्चों इसका गुण। और मेरे बच्चों कोई भी चालक हो, कंडक्टर, तो चालक पे ये जो वैद्युत बल रेखा या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ये देखिए, कंडक्टर पे ये हमेशा लंबवत, तिरछे नहीं होगा, चालक के सतह पर हमेशा लंबवत होता है। ऐसे कई सारी चीजें होती है, कभी कट भी नहीं करता है, वो सब बता देता हूं। देखिए क्यों, पहले आंसर देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए आंसर, या फिर चलिए इसी में समझा देता हूं। देखिए क्यों नहीं कट करता है। ये कट इसलिए नहीं ना करता है क्योंकि अगर कट कर देगा ना दोनों, तो कटिंग पॉइंट पर एक नहीं बल्कि दो दो वैद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। कैसे? अभी ना मैंने बताया कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र के दिशा को बताता है। तो अगर दो लाइन कट कर दिया तो देखिए, इस लाइन के अनुसार वैद्युत क्षेत्र इस जगह पे इधर होगा, और इस लाइन के अनुसार वैद्युत क्षेत्र इस जगह पे इधर होगा। तो क्या एक ही जगह पर एक ही जगह पे दो तरफ वैद्युत क्षेत्र संभव है? ना जी, ना जी, ना, कभी ना। एक ही जगह पे दो तरफ वैद्युत क्षेत्र कभी भी संभव नहीं है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसीलिए कभी कट नहीं करता, क्योंकि एक ही जगह पर संभव ही नहीं है, तो कभी नहीं कट करता, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर दो बराबर ऋणात्मक आवेश हो, निगेटिव चार्ज हो, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का शेप कैसा होगा? ऐसा होता है, देखिए, एक निगेटिव एक निगेटिव। अगर दो पॉजिटिव होता है तो दोनों में दोनों से जाता है, दो निगेटिव होता है मेरे बच्चों तो ऐसे निगेटिव में आता है। आप लोग जब पढ़े होंगे लेक्चर हमसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वाला,
तो उसमें काफी बेहतर तरीके से सीखे होंगे। ठीक है, चलिए ऐसे होता है, मैं दिखा देता हूं आप लोग को आंसर, आप देख लीजिए। और वहीं प्लस रहता तो ऐसा ही होता, बस तीर इधर लग जाता, जाता प्लस से ऐसे जाता। ओके चलिए आंसर देखिए, ये देखिए आंसर इंग्लिश में आंसर है। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों का, इंग्लिश माध्यम में जो बच्चे होंगे ना वो एमिंग हाई ग्रुप में जुड़ेंगे। ठीक है, और ये लीजिए आप लोगों के लिए आंसर है। जल्दी जल्दी आंसर नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी, मैं यही हूं, नोट करिए बच्चों। कर लिए नोट? यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, अगला नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो। बिल्कुल सही है, चार्ज कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, अभी मैंने बता दिया। एक्सप्लेन इट। ओके, और वोल्ट मीटर इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी चार्ज कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसको बताइए। और वोल्ट मीटर किसका, भी तो मैंने बताया, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है। वोल्ट मीटर किसका SI मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का। और क्यों जीरो होता है चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए क्योंकि कोई भी चार्ज कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में जब चार्ज देते हैं ना आवेश, तो वो मेरे बच्चों बाहर जमा होता है, बाहर, अंदर नहीं जमा होता है। कंडक्टर के अंदर किसी भी बिंदु पे जमा नहीं होता है, अंदर में रहता ही नहीं आवेश, अंदर में सब आवेश बाहर आ जाता है। तो अंदर में अगर कोई सतह हम ऐसे बनाते हैं और इस सतह से फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स क्या होता है, Q बंद डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में कोई सतह खींचते हैं तो उससे तो Q बंद हो गया जीरो, तो जीरो बाई एप्सिलॉन करेंगे तो फ्लक्स हो गया जीरो। तो वही मैं कह रहा हूं कि चालक में कोई भी आवेश बाहर सतह पे आ जाता है, इसलिए अंदर में कोई सतह बनाते हैं तो उससे फ्लक्स जीरो होता है। और चूंकि अंदर में फ्लक्स जीरो, इसका मतलब अंदर में आवेश जीरो है। ठीक है, पूरा आवेश बाहर आ जाता है। देखिए आंसर यहां पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। क्लियर मेरे बच्चों? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बच्चों कुलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, कि कुलॉम के नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है कुलॉम के नियम को। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला वीडियो है, तो इस वीडियो के सॉल्यूशन का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ऐसे तो डिटेल कोर्स में पढ़े होंगे, तो मैं कुलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म करके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। अगर बड़ा नंबर में कहेगा तो भी, सिर्फ रिजल्ट लिखने कहेगा तो अंतिम में जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं सिर्फ वो लिख दीजिएगा। ओके, तो कैसा लगा मेरे बच्चों? मैं कहूंगा प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कभी भी इन सब चीजों में कम मत होइएगा, आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, मजा भी आया होगा। शेयर करिएगा, क्या 5K व्यू आ पाएगा? 5000 व्यू रगड़ के शेयर करिए तो व्यू तो ज्यादा आ जाएगा समय के अनुसार, बस एक दिन में मुझे चाहिए। मेहनत अपना दिखा दीजिए, मैं अपना दिखा रहा हूं, मिल के मेरे बच्चों नंबर भी दिखा देंगे बोर्ड एग्जाम में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और आगे मिलता हूं आगे टाइप के क्वेश्चंस में, और सब कुछ को क्रैश कोर्स कॉपी वाले में नोट करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।